आप टेस्ट से शुरू होते हैं, आप स्क्रीनिंग टेस्ट देते हैं, रिटन टेस्ट देते हैं, होते 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 आखिर में जो वो कहते हैं ना बिल्कुल प्योर बंदे रह जाते हैं, बिल्कुल एंड में जो खास बंदे रह जाते हैं उनमें से भी फिर खास बंदे को चूज करना, ये इंटरव्यू। ठीक है, मतलब आप मोस्ट प्रोमिसिंग बंदे कौन से होते हैं? 25 बंदों ने अप्लाई किया, टेस्ट में 15 बंदे पास हो गए इनिशियल, डिटेल टेस्ट में मजीद 10 बंदे निकल गए। इंटरव्यू के लिए कितने बंदों को कॉल करेंगे? 5 बंदों को। तो ये 5 बंदे आपके कौन से होंगे? ये प्रोमिसिंग बंदे होंगे जिनको आपको पता होगा कि इनको वेल नॉलेज है। ठीक, इन अदर वर्ड्स इंटरव्यू इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल। ठीक है, ये कन्वर्सेशन है 2 बंदों के दरमियान में, द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यू। मैंने आपको पहले बताया, एक इंटरव्यू लेने वाला और एक इंटरव्यू देने वाला। ठीक है, वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय इंटरव्यूअर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यू। इंटरव्यू देने वाला, इंटरव्यूअर लेने वाला, वो क्या करता है? इंटरव्यूअर से क्वेश्चंस करता है, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ये बेसिकली इंटरव्यू की डिफिनीशन है। ठीक है, ये तो थी डिफिनीशन। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चलते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंटरव्यू वाला जो होता है, इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस और कुछ प्रिपरेशन होती है। ऐसे नहीं होता कि बस डायरेक्टली आप इंटरव्यू कंडक्ट कर देते हैं कि भाई आज बस इंटरव्यू है आप 4 बंदों का, ऐसा नहीं होता। उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। HR experts have identified certain steps to be allowed while conducting interview। ये वो स्टेप्स हैं जो एक HR मैनेजर या एक HR डिपार्टमेंट फॉलो करता है। ये एक स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्ड पॉइंट है, ये आप अपने पास ज़हनशीन कर लीजिएगा। अल्लाह करे आप फ्यूचर में किसी जगह पे HR डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करें, HR की तरफ जाएं, तो आपने इंटरव्यू कंडक्ट करने से पहले इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना। पहला है इफेक्टिव इंटरव्यू डू नॉट जस्ट हैपन, दे आर प्लान्ड। ये ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट इंटरव्यू हैपन हो गया, भाई कल ही आपने 5 बंदे सेलेक्ट करने हैं। मुझे पता है 5 बंदे कहां से सेलेक्ट करेंगे? उसके लिए पहले आपको ऐड देना होगा, उसके लिए सीरीज रिसीव होंगी, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब सिलेक्शन, ये आपको पहले बता दिया। ठीक है, उसके बाद आप बंदों को टेस्ट करके फिर उसके बाद आप उसके इंटरव्यू के लिए जब लेकर आएंगे तो उसमें सिलेक्शन करेंगे कि भाई किस किस को इंटरव्यू के लिए बुलाना है। ठीक, बुलाने के लिए फिर आपने पहला स्टेप क्या है? प्लान करना है। ठीक है, HR में अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है 30 साल के एक्सपीरियंस पे और जो ओवरऑल स्टडी मैंने देखी है, एक बात आपको मैंने डे फर्स्ट में बताई थी कि HR जो है प्लानिंग है, थ्रू आउट प्लानिंग है। आपकी लाइफ में अगर प्लानिंग नहीं है ना तो कुछ भी नहीं। इवन आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी प्लानिंग करते हैं, तो HR की जितना डिपार्टमेंट है ये प्लान पे चलता है, हैपेंस पे नहीं चलता। एवोल्यूशनरी नहीं है कि बस 7 साल आप इसको बनाते रहेंगे, आप थ्रू फुल फ्लैज आपका बिजनेस भी पूरा प्लान पे चलता है। ठीक है, तो आप प्लानिंग करेंगे पहले। एस्टैब्लिश द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरव्यू। आपने इंटरव्यू के ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे ना इंटरव्यू के, आपको पता भी नहीं होगा। Reviewing the candidate's application and resumes। मुझे बताएं, एक कैंडिडेट आपके पास एप्लीकेशन दे रहा है, उसकी सीवीज को आप देखेंगे कि आया टेस्ट में तो सेलेक्ट है, मार्क्स इसके कितने हैं। बाज बंदा मार्क्स कम होते हैं लेकिन उसकी सीवी ज्यादा एनरोल करती है। ठीक है, फिर आता है नथिंग एरियाज, नोटिंग एरियाज दैट मे शो कैंडिडेट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखें, थोड़ा सा आप प्लीज तवज्जो दे दीजिए प्लीज, थोड़ी सी देखें। आपने सबसे पहले प्लान करना है इंटरव्यू कब करना है, किस तरीके से करना है, इंटरव्यू की कौन सी टाइप सेलेक्ट करनी है, टाइप्स भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपने चीज सेलेक्ट करनी है कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंटरव्यू में। अगर आपने अकाउंट्स का बंदा लेना है, एक अकाउंटेंट को लेना है, तो उसके लिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटेंट का इंटरव्यू। ये 3-4 अगर इंटरव्यूज इकट्ठे रखी हैं तो उसमें से आपने पहला अपना ऑब्जेक्टिव देखना है। अच्छा, अब अकाउंटेंट के लिए भी आप कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं, उसका एक्सपीरियंस कितना हो,
उसकी क्वालिफिकेशन कहाँ हो, क्योंकि टेस्ट में तो बीबीए वाला बंदा भी बैठ गया, बीकॉम वाला भी बैठ गया, एमकॉम वाला भी बैठ गया। क्यों सर, ऐसा है कि नहीं है? मैं आपको एक अपनी प्रोफेशन से रिलेटेड बता रहा हूं। अब वो पहला आपका आपने ऑब्जेक्टिव कर लिया कि भाई मैंने टॉप पे सीए वाले को रखना है, एसीसीए वाले को रखना है, एमकॉम वाले को रखना है, एमबीए वाले को रखना है। ये मेरा एक क्या हो गया, मैंने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद रिव्यू द कैंडिडेट्स एप्लीकेशन। अब जितनी एप्लीकेशंस आई है उसमें मैंने देखना है कि मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक एमकॉम वाला बंदा है जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है और एसीसीए वाला है वो फ्रेश है, तो मुझे क्या करना चाहिए? एक्सपीरियंस वाले को थोड़ा सा ऊपर लाना चाहिए। तो ये चीज मेरी है कि मैंने कैंडिडेट्स की जो एप्लीकेशन और रिज्यूम है उसको भी थोड़ा सा देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद नोटिंग एरियाज दैट मे शो कैंडिडेट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब आपने क्या करना है, ऐसा नहीं है कि बस डायरेक्टली भाई उसकी सीवी उठा के साइड पे कर ली। सीवी पे आप पॉइंट आउट करेंगे कि भाई उसकी वीकनेस क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि 90% लोग जो अपनी रिज्यूम्स बनाते हैं, सीवीज बनाते हैं, उसमें देखते ही नहीं है, कट एंड पेस्ट करते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, या नेट से उठाएंगे या एक दूसरे से लेंगे और उसके ऊपर नाम, फादर नेम चेंज करके। मैंने बहुत सारी ऐसी, मतलब मैं अक्सर जब इंटरव्यू हम कंडक्ट करते हैं, मेरे पास सीवीज आती है, मैं देखता हूं उसमें एक बंदा लिखा होता है, उसने इवन के डेट ऑफ बर्थ ऊपर चेंज होती है, नीचे कुछ और लिखी होती है, क्योंकि उसने कट एंड पेस्ट की होती है। बाज़ औक़ात उनसे पूछो आपकी हॉबीज क्या है, 80% लोगों ने न्यूज़पेपर, रीडिंग बुक्स, इंटरनेट सर्फिंग ये जरूर लिखा होगा। और अगर आप उससे पूछें कि आपने कौन सी बुक रीड की है, वो आपको नाम नहीं बता सकेगा। मैं गलत तो नहीं हूं? अगर आप प्रोफेशनल उसमें हैं या आपके पास प्रॉब्लम्स होंगी, तो ये मेरी एक आपको मशवरा है इस टॉपिक से रिलेटेड कि सीवी आप जो बनाते हैं उसमें आपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को बहुत जरूरी देखना है। पाकिस्तान में तो इतना नहीं चलता, प्रोफेशनल जो आप ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई करते हैं ना, वो इस पे बहुत मैटर करता है। एक ने किया होता है एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इंग्लिश, और अप्लाई कर रहा होता है वो मैनेजमेंट के लिए। उसका एक्सपीरियंस जो होता है उससे रेलेवेंट एक्सपीरियंस को वो शो ही नहीं करता। तो अगर आपकी एजुकेशन स्ट्रेंथ है उसको टॉप पे लिखें, एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ है तो वो टॉप पे लिखें, वीकनेस को हमेशा थोड़ा सा एंड में लेके आए ताकि वीकनेस से पहले स्ट्रेंथ आपकी जरा उस पे हावी हो। तो ये जरूर, ये मैंने पॉइंट्स पता है क्यों मेंशन किए हैं, ताकि आपको आपकी आसानी हो अगर आप कहीं आगे के लिए अप्लाई करते हैं। Which question should be asked? अच्छा ये भी याद रखिएगा, मैंने अक्सर देखा है जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, ये मैं सिर्फ एक इंटरव्यूअर्स के लिए नहीं बता रहा, इंटरव्यू के लिए भी बता रहा हूँ। आपके ज़हन में भी ये चीज होनी चाहिए कि मैंने अप्लाई किया। मैंने देखा है वो लोग अप्लाई करते थे, वो क्या करते हैं, वो ये नहीं देखते कि मैंने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसके लिए कौन से क्वेश्चन मुझसे पूछे जा सकते हैं। क्यों ऐसा होता है ना, बात बात पता ही नहीं होता। उधर जाते हैं जो पहले कैंडिडेट से निकल आते हैं, से पूछते हैं अंदर क्या क्वेश्चन पूछे। मैं आपको साथ साथ टिप्स भी बता रहा हूँ। भैया आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं? आपने एक टॉपिक हमने पढ़ा जॉब डिस्क्रिप्शंस, और कौन सा पढ़ा दूसरा हमने एक दो टॉपिक पढ़े थे। थोड़ा सा पीछे चलता हूं, कौन से टॉपिक थे? डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन। याद है आपको? तो जब आप अप्लाई करते हैं तो आपने डिस्क्रिप्शन देखी थी जॉब की, स्पेसिफिकेशन देखी थी आपने, तो आपने उस चीज को बड़ा ही क्लियरली याद रखना कि मैंने अप्लाई किसके लिए किया और इससे पहले क्या क्या होता है, इस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर इस जॉब के अंदर मुझे किन चीजों को फेस करना पड़ेगा, उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना दोनों के लिए। वो भी प्रिपेयर करता है और आप भी प्रिपेयर करें। कीपिंग द टेस्ट स्कोर रेडी। अच्छा उससे पहले जो उसने टेस्ट दिया है उसका स्कोर भी आप लिखेंगे। इसके तो बाकायदा परफॉर्मे भी होते हैं जो कि बाकायदा लिखते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कितना है, इसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, जो टेस्ट का स्कोर किया है वो कितना है, वेटेज इसका कितना है, तो टेस्ट स्कोर भी रेडी रखना है। सेलेक्टिंग द इंटरव्यू मेथड टू बी फॉलोड। अब यहाँ पे मेथड की बात कर रहा है कि कौन सा मेथड आगे हम पढ़ने वाले हैं। Choosing the panel of expert who would interview the candidate.
फिर आपने ये भी चूज करना है, ये प्लानिंग का हिस्सा है कि कौन कौन सा बंदा इंटरव्यू के लिए बैठेगा, किस किस बंदे ने इंटरव्यू लेना है। ये नहीं है कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप सोच रहे हो किसको बुलाया, किसको यहाँ पे बिठाया इसके साथ जो इंटरव्यू है। तो ये एचआर की प्लानिंग के हिस्से हैं जो आपने करना है। ये क्लियर हो गया? ये तो पेपर वर्क है, सारे का सारा पेपर वर्क, ठीक है। पेपर वर्क के बाद सेकंड स्टेप क्या है आपका? रिसेप्शन, ठीक है। द कैंडिडेट शुड प्रॉपर्ली रिसीव्ड, कि आपने एक बंदे को भी बिठाना है जो प्रॉपर्ली रिसीव करे एंड लेट हिम टू द इंटरव्यू, और इंटरव्यू के लिए उसको लेके जाए, ठीक है। एज अ रूल ट्रीट ऑल कैंडिडेट्स इवन अनसॉलिसिटेड ड्रॉप इन एट योर ऑफिस। ये जो जितनी चीज है ये सिर्फ इसलिए होती है कि आपका कंपनी की रेपुटेशन और इमेज इंटरव्यू के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट करती है। आप कहीं चले जाएं और से पूछें इंटरव्यू के वो जगह कहाँ है, आपको पता ही ना हो, इधर उधर भटक रहे हो। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज जगह पे जाते हैं जहाँ पे उससे पूछा आपका इंटरव्यू है, प्लीज सर इस रास्ते में चले जाएं, आगे रिसेप्शन पे बंदा बैठा हो, वो गेट वाला आपको पहले से गाइडलाइन करता है। वहां जाते हैं वो कहता है आपका इंटरव्यू है, प्लीज उधर सामने आप वेटिंग एरिया में बैठ जाएं। जैसे ही आपके नंबर आएगा तो इससे क्या फर्क, इससे क्या होता है? एक अच्छा इमेज बनता है, कंपनी रेपुटेशन का अंदाजा होता है, ठीक है। तो इस चीज, ये छोटी छोटी माइनर चीजें होती हैं जो आपने देखनी है। कंडक्टिंग द इंटरव्यू, मेरा ख्याल मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंडक्टिंग द इंटरव्यू, अब आती है बात कंडक्ट करने की। द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यू में प्रोसेस करता है किस चीज पे? स्टेट द पर्पस ऑफ द इंटरव्यू, के पर्पस क्या है, हाउ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी मैच्ड विद स्किल्स नीडेड टू हैंडल द जॉब। कोई बात है, गोल ओरिएंटेड है, सारी एक ही सेम चीज को सिर्फ मैंने अलग अलग डिस्क्राइब किया है। डू नॉट monopolize the conversation by giving very little chance, ठीक है, to the applicant to reveal himself, being with open-ended question where the candidate get enough from the express himself freely, focus on the applicant education, training, work experience, avoid questions that are not, यार ये सारी बातें अपनी जगह। एक बात याद रखें, इंटरव्यू के दौरान, कंडक्ट करने के दौरान आपने उसकी स्किल, उसकी चीज़ों को, उसकी मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए उसको फेस करना है और उसको फैसिलिटेट करना है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी इंटरव्यू की अंदर की इन्वायरमेंट कैसी है। बात आप जब इंटरव्यू के लिए दाखिल होते हैं ना, तो वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, आप अंदर जाते हैं, बैठ जाते हैं, वो नोटिस ही नहीं करते, ठीक है। एक उधर से क्वेश्चन पूछ रहा होता है, दरमियान में फोन आ रहा होता है, वो फोन रिसीव कर रहा होता है, आपका पहला परसेप्शन क्या होगा? और नोटिस कर लेते हो, आपका क्या होगा? सर फिर कहें बाकी ये आपने जुमला का है, आपका ध्यान नहीं था। यस ध्यान कहाँ था? मैं कुछ भी क्वेश्चन दरमियान में किसी बात पे जो आपने पूछा सर वही हुआ। देखें, आप इंटरव्यू के लिए दाखिल होते हैं, यस सर, हम 4 बंदे पैनल में बैठे हैं, ठीक है, और मैं अपना मोबाइल लगा के बैठा हूँ, उसको एक फोन आ गया, उस पे लगा हुआ है, वो बंदा कह रहा है अच्छा अपना नाम बताओ, अच्छा फिर दरमियान में इधर उधर बात भी कर रहा है हंस के, आपका क्या एनालिसिस होगा? सर पर वो मेरी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, इसका ये मतलब आप ये मैं पी के आया हूँ, मैं पी के आया हूँ, जल्दी बताएं। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि ये बंदा पहले ही सेलेक्ट हो गया है, मुझे वो तो उसने बताया ना, आपका ध्यान नहीं था। दूसरा पॉइंट बताओ, आप बताएं भाई। फंबल हो जाएगा दूसरा जो इंटरव्यू देने के लिए गया है, बिहेवियर देख के तो फंबल हो जाएगा कि इधर में करने के आए जो वो कह रहा है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? फ्रस्ट्रेशन भी होगी सर, उसे मुमकिन है एजिटेशन भी हो एक हद तक, वो फ्रीली बिहेव करे। दूसरी बात है कि जो इंटरव्यूअर्स हैं सर वो कम पर्सन में होते हैं, बस जस्ट टू फिल द गैप, यानी वो सीरियस नहीं है। सर जो इंटरव्यू है उनका जो होगा अनसीरियस बिहेवियर होगा। अनसीरियस बिहेवियर, मैडम सर मैं भी उसको जज करने का ये ठीक नहीं कर रहा। इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन
याद रखिएगा ये इंटरव्यू की एक फिक्स टाइप है, लेकिन यहाँ जो मेन फोकस है कि जब आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ध्यान देती है कि जब इंटरव्यू के लिए अंदर आए तो इन्वायरमेंट आपको इंटरव्यू वाली दे, वो क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपकी एजुकेशन, ट्रेनिंग, वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड पूछे, वो आपको अवॉइड करे ऐसे क्वेश्चन से जो आपसे रिलेटेड ही ना हो, जो एप्लीकेशन में कभी सुने ही ना हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं जाता हूँ, आप जाते हैं मेडिकल के उसके इंटरव्यू के लिए और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई ये बताएं डेबिट और क्रेडिट क्या होता है अकाउंट्स, आप क्या सोचेंगे कि मेरा इसके साथ क्या काम है, क्यों? ठीक है, तो ये चीजें आपने मैटर करती है कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू में, ये चीजें आप देखेंगे। वो जो आप बात कर रही हैं वो आगे आके एक्सप्लेन करें। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू कितनी किस्म की होती हैं, ठीक है, मैंने कोशिश की है कि समराइज कर दूं थोड़े से उसमें, ठीक है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, इंटरव्यू का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है, आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, बेस्ड ऑन कंडक्ट और बेस्ड ऑन कंटेंट्स, ये 4 मेजर चीजें हैं जिसकी बेस पे हम इंटरव्यू को कैटेगराइजेशन देते हैं, ठीक है। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, सिर्फ इसको समझें, ठीक है, ये आपके साथ शेयर हो जाएगी, मैं सारी ईमेल्स कर रहा हूँ इंशाल्लाह, ठीक है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन देंगे क्योंकि हम फिर स्लाइड से एक-एक करके वापस आएंगे। हम स्ट्रक्चर की बेस पे करेंगे कि भाई हमारा इंटरव्यू का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है। पहला पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, पिक्चर्स में आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। स्ट्रक्चर पे वापस आते हैं। स्ट्रक्चर इंटरव्यू की जो हमारा बेस है ना, स्ट्रक्चर पे इसकी 3 किस्में होती हैं, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या चीज होता है? Interviewer lists the question and acceptable response in advance and may even rate and score possible answer for appropriate। मतलब जो लेने वाला बंदा है ना, वो पहले से क्वेश्चन बना के रखता है, उसके आंसर भी लिख के रखता है, उसको स्कोर भी देता है और पूरी एक प्लान करके, एक हायरार्की करके तमाम इंटरव्यूअर्स को दे देता है कि भाई मिसाल के तौर पे हम अगर एक अकाउंट से रिलेटेड या एक मैनेजमेंट से रिलेटेड एक बंदा हायर करना है, हमने एक एचआर मैनेजर लेना है या हमने एक फाइनेंशियल मैनेजर लेना है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस पहले से डिफाइन कर देता है। उन क्वेश्चंस को डिफाइन करने के बाद उनका स्कोर भी लिख देता है, उनके लिए डिटेल भी लिख देता है। फिर आपके वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसमें देखते हैं कि इसका क्वेश्चन ठीक है कि नहीं, आपको पहले से पता होता है। ये एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू है और अक्सर जगह पे इसको फॉलो किया जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड क्या चीज होती है? वो इससे टोटली ऑपोजिट है। इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू इन व्हिच क्वेश्चन आर नॉट प्री अरेंज्ड, पहले से अरेंज नहीं होते, कतई अरेंज नहीं करते, ठीक है। नॉट एस फॉर्मेट इज फॉलोड, नो सेट फॉर्मेट इज फॉलोड, कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है जिसको फॉलो किया जाए। कैंडिडेट इज एनकरेज्ड टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ अबाउट हिज इंटरेस्ट, बैकग्राउंड, competency, etc. Interviewer judge the traits of interview, fitness for the job, strength, weakness and potential। देखें इसका तरीकेकार ये होता है कि एक बंदा अंदर आ गया और उससे क्वेश्चन पूछा है, भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, किधर से आए हैं, क्या करते हैं। अच्छा, अब ये जो बातें उससे कर रहा है ना, इसके दरम्यान में वो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर रहा है, एक क्वेश्चन से पूछ रहा है कि यार ये बताएं आप पहले कहाँ काम करते थे, पहले क्या करते थे। इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रिटन फॉर्म में आपके पास क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, कोई वो नहीं। इसकी मिसाल ऐसे ले लें, पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने इंटरव्यूज होते हैं क्या वो स्ट्रक्चर होते हैं या अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं? अभी इसकी तरफ ना जाए, मैं तो देख रहा था, डिपेंड करता है। सेमी स्ट्रक्चर इन दोनों को फॉलो आपने पहले से पढ़ लिया या इन दोनों से अंदाजा लगा स्ट्रक्चर? Personally, I'm of the opinion, I'm an advocate of semi-structures. The interviewer, चले पहले वो एक्सप्लेन कर देते हैं। The interviewer asks only a few predetermined questions while the rest of the questions are not planned in advance। ये इन दोनों का मिक्सअप है, ठीक है। इसमें तो सिरे से आपको क्वेश्चंस की कोई नहीं है, वो तो आपकी डिपेंड करता है आपकी ऑन द स्पॉट कंडीशन पे। जो इंटरव्यू आया है उसका देखा जाता है, उसे बैकग्राउंड पूछा जाता है, उसे इंटरेस्ट पूछा जाता है, उसे पूछा जाता है कि भाई आप इस जॉब के लिए रेडी हो के नहीं हो, आपने पहले क्या काम किया क्या नहीं किया, ये सिर्फ देखा जाता है। इसमें प्लान है, इसमें अनप्लान है और इसमें ये दोनों चीजें होती हैं।
पहले से आपके पास क्वेश्चंस भी पड़े होते हैं, आपको फ्री हैंड होता है। ये जो जितने भी गवर्नमेंट लेवल पे आते हैं उसमें एक एक्सपर्ट बिठा देते हैं, एक साथ मेजर बंदा बिठाया होता है जो इंचार्ज होता है, और साथ फिर एक दो साइकोलॉजिकल और वो भी बिठा दिया जाता है कि भाई आप भी पूछें इससे क्वेश्चन। तो उनमें जो एक्सपर्ट होता है उसका काम होता है आपसे स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछना। वो आपसे टोटली जो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो क्वेश्चन पूछेगा। जो मेन बंदा होगा, जो डिपार्टमेंट का इंचार्ज होगा, वो आपसे टोटली क्वेश्चन पूछेगा अनस्ट्रक्चर वाले। और तीसरा बंदा आपसे हम मौके की मुनासबत से पूछेगा, साइकोलॉजिकली आपको इफेक्ट करेगा, जो मैडम आपने कहा वो ये एग्जाज करने के तरीका। क्लियर है इस पे? स्ट्रक्चर आपको पता लगे, इंटरव्यू के स्ट्रक्चर 3 किस्म के होते हैं, तीनों की ये टाइप्स है, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब इंटरव्यू का कोई ऑब्जेक्ट होता है। अब वो ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें हम 3 कैटेगरीज इसमें भी डिवाइड करते हैं। स्ट्रेस इंटरव्यू, बगैर पढ़े आप बता सकते हैं स्ट्रेस इंटरव्यू किसके जहन में क्या चीज आती है? सर ना देखें ना स्क्रीन पे ना नहीं जी। सर प्रेशराइज समटाइम्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस वो पूछते कि उनको प्रेशराइज आप किसी को प्रेशर में लाने के लिए आप स्ट्रेस दिलाने के लिए। आपने इंटरव्यू दिया, यस आपकी जो जॉब हुई तो आप कौन से इंटरव्यू था? सर, स्ट्रक्चर वो- था या अनस्ट्रक्चर था, सीमी था? सीम स्ट्रक्चर सर। सीमी स्ट्रक्चर था। लगा हुआ कि नहीं पासवर्ड देखिए लगा हुआ। यस सर। अच्छा, आपने स्ट्रक्चर इंटरव्यू दिया था, अनस्ट्रक्चर दिया था? सेम स्ट्रक्चर सर। सेमी उसमें ऐसे उन्होंने कोई डिसाइड नहीं किया था कि कौन सा। स्ट्रेस आप पे डाला था? नो सर। फ्रेंडली था? यस सर। वो आप क्या कहते हैं? सर स्ट्रेस इंटरव्यू तो खैर नहीं दिया, पर स्ट्रेस दिया था कि इंटरव्यू लेने में गया था, मेरे पास वो होगी कि क्या कहते हैं लिस्ट आ गई थी कि ये बंदे हैं, इस पे साइन कर दें, आपने इसको रिमूव करना है। तो वो एक स्ट्रेस था जो मैंने नहीं किया सर तो था। आप नीचे लिखते मुझे किस लिए भिजवाए? तो वो एक स्ट्रेस था कि पर मुझे एक्सप्लेनेशन कॉल होगी कि सर वो एक स्ट्रेस था ऐसा। नहीं, असल में स्ट्रेस इंटरव्यू ये होता है कि जब आप किसी बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं और आपको बुला लिया जाता है, ये डिपार्टमेंटल भी हो सकता है, ये वो वाला स्ट्रेस नहीं है जो इंटरव्यू देते हुए आपको होता है। ये बेसिकली इंटरव्यू की टाइप्स के एक हिस्सा है, ऑब्जेक्टिव्स का होता है। मिसाल के तौर पे आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपको बुला लिया गया है, जरा अंदर आइए, आपको बुलाया जा रहा है, आपसे बात पूछी जा रही है, या कोई मिसाल के तौर पे आपने कहा कि एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाती है, तो उसमें जो इंटरव्यू लिया जाता है वो स्ट्रेस इंटरव्यू होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। It refers to an interview in which the applicant is made uncomfortable by a series of often rude persons. इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं बंदे को मतलब सख्त किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। These techniques help identify hypersensitive applicant and those with low or high stress tolerance. आपको पता है अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में ये जो सुपरवाइजर की जॉब होती है ये बड़ी स्ट्रेसफुल होती है। उसमें वो जब काम लेता है तो उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। मिसाल के तौर पे आप अगर चले जाएं ऐसी फैक्ट्रीज में जहाँ पे टारगेटेड होते हैं कि भाई आज आपने इतना लेबर से इतना काम निकलवाना है, अब ये स्ट्रेस वाली पोजीशन होती है, भाई हमने इतनी टारगेट पूरा करना है, या मार्केट मैनेजर को दिया जाता है कि भाई आपने इतना टारगेट लेना है। बैंकर्स में अक्सर कहा जाता है कि आपने इतने अकाउंट्स लेके आने हैं, तो उसके लिए जो इंटरव्यू लिया जाता है, जो पोजीशन देखी जाती है, तो उसके लिए जब इंटरव्यू से लेते हैं तो उस पर स्ट्रेस डाल के उसको देखते हैं कि कितना टॉलरेंस है इसमें, कितनी बर्दाश्त है, कि कितना ज्यादा लोड को बर्दाश्त कर सकता है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे इंटरव्यू को स्ट्रेस इंटरव्यू कहा जाता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया ना इसमें मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अगर ऑफिस के एनवायरनमेंट में बाज़ अगर बुला लिया जाता है किसी दूसरी जगह, तो ये भी सारे स्ट्रेस इंटरव्यू की कैटेगरीज में होता है। अप्रेजल इंटरव्यू क्या चीज होता है? अप्रेजल इंटरव्यू अ फॉर्मल discussion between an employee and his or her manager regarding performance and other aspects of job role. In appraisal interview, the employers and the employee discuss the performance of the individual and the key areas of improvement. अब इसमें क्या होता है, अक्सर इंटरव्यूज जॉब के बाद भी लिए जाते हैं, और ये उन इंटरव्यूज में आता है जब आपको बुला के कहा जाता है कि भाई आपकी अप्रेजल अच्छी थी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा काम किया है, ठीक है। उसमें फिर आपको बताते हैं यार ये वीक पॉइंट्स है ये। इससे इंटरव्यू को अप्रेजल इंटरव्यू कहते हैं।
बाज़ डिपार्टमेंटल भी आपको बुलाया जाता है कि भाई इसमें हम आपकी प्रमोशन करना चाह रहे हैं, आप इंटरव्यू आपका कंडक्ट हो, ठीक है। या ऐसा होता है कि डिपार्टमेंटल बंदा अप्लाई करता है, अपने ही डिपार्टमेंट का बंदा होता है, जूनियर स्केल से सीनियर स्केल के लिए डायरेक्ट थ्रू, अक्सर पोस्ट में आपने देखा होता है ना कि डिपार्टमेंट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और फिर उनका जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है वो अप्रेजल इंटरव्यू के जुमरे में आता है, ठीक है सर। उसमें फिर उसकी वो परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, जो इंशाल्लाह हमारा अगला टॉपिक है परफॉर्मेंस और वो सारी चीजें अप्रेजल की, ये उस इंटरव्यू की टाइप है। एग्जिट इंटरव्यू क्या होता है, ये खतरनाक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, an exit interview is a conversation that happens between a company and employees who has decided to leave the organization, ठीक है। The objective is to better understand why the employees had decided to resign in the hope that the company can improve how it works and prevent other employees from the same। अब इसमें दो चीजें हैं, एक ये या तो एक बंदे ने खुद रिजाइन दिया है और आपने उसको बुलाया, या किसी को आप फारग कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर पहले वाला ऑप्शन क्या आप बंदे को बुलाते हैं, उसको कहते हैं आपने रिजाइन क्यों दिया, रीजन क्या है, इसमें रोका भी जाता है, कंपनी ने रिजाइन, वो कहता है मेरी सैलरी का मसला है, ये मसला है, ये ऑप्शन है, ये इस तरह के इश्यूज है जिसको सॉर्ट आउट किया जाता है। लेकिन बात बात ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि फ्यूचर के लिए मैं उसको देखूं कि क्या रीजन है, लेकिन मोस्टली तौर पे ऐसा प्राइवेट सेक्टर्स में होता है, वो भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, चला गया दूसरा बंदा आ जाएगा, तो इस चीज को बहुत मैटर करता है। तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव बेस है वो आपके कितने हो गए, 3, दोनों क्लियर है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन कंडक्ट, 1-to-1, सीक्वेंशियल ग्रुप पैनल, ये 4 है, ठीक है। पहला आपका आता है 1-to-1, नाम से जाहिर है, ठीक है। A 1-to-1 interview is the most commonly used interview format in several industries. In this approach, the candidate meets with the interview alone. एक बंदा आपसे बैठ के इंटरव्यू ले रहा है, ज्यादातर इसी चीज को फॉलो किया जाता है। Usually in a conference room or in office, the interviewer evaluates the candidate's job applicant CV and cover letter and asks relevant questions, and the candidate is encouraged to answer without any interruption and can help them determine if the candidate is the right fit for the job. लेकिन ऐसा देखिए बड़ा 22 वाला काम होता है, ये ज्यादातर उसमें किया जाता है जिसमें लो लेवल पे बंदे को लिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है ना यार मुझे क्लास 4 ऑफिसर को लेना है, तो बंदे को लेना है, या मैंने किसी सपोर्टिंग स्टाफ के बंदे को लेना है, तो उसमें वो कहता है यार इतने बड़े पैनल को बिठाने की क्या जरूरत है, ठीक है। या एक सुपरवाइजर है या एक गार्ड के लिए आप ले रहे हैं, तो उसके लिए आप अक्सर देखा होता है एक ही बंदा बुला लिया जाता है, उसे पूछता है ड्राइवर के लिए क्या ड्राइविंग आती है या ठीक है सही। ये 1-to-1 इंटरव्यू होता है, ठीक है। Sequential interview क्या होता है? Series of interview are conducted in which the candidate interviewed sequentially by several interviewers. Each one rates the candidate on the standard evaluation from and then these ratings are compared before the hiring decision is taken. Each interviewer asks different questions from the candidate, give his independent opinion. 3 बंदे बैठ जाते हैं, 4 बंदे बैठ जाते हैं और वो बैक वक्त एक बंदे से इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। अब वो तीनों के पास अलग अलग उसकी वो होती है, मैं अलग रेटिंग दूंगा, ये अलग रेटिंग देगा, आप अलग रेटिंग देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जब सारे इंटरव्यू खत्म हो जाते हैं तो फिर इनसे पूछा जाता है आपकी उसमें लिस्ट में टॉप 1 पे कौन था, वो कहते हैं मिस्टर ए, मैं कहता हूँ मिस्टर बी, ये कहता है मिस्टर ए, तो अब मेजरली डिसीजन किसका था, ए का था। तो इस चीज पे बहुत ज्यादा, इसको कहते हैं सीक्वेंशियल इंटरव्यू, कि भाई आप एक किस्म का हायरिंग करते हैं, सीक्वेंस की बेस पे बंदे बैठे होते हैं जो कि हायर करते हैं। चौथा है ग्रुप इंटरव्यू। सर सीक्वेंशियल का ये मतलब ये नहीं है कि इंटरव्यू की एक लगातार हो रही है, पहले एक इंटरव्यू दिया फिर दूसरे ने दिया, फिर हमारे तीसरे जो ने दिया। वाइवाज वगैरह होते हैं सर सीपीएस के लिए, तो हम जो हमने दिया था तो हमारा ये होता था कि पहले एक प्रोफेसर साहब के पास हम जाते थे, फिर उससे उठ के 10 हम चीजें वो करते थे, देखें वाइवा और देखते थे, तो मैं इसलिए पूछना था ये वो चीज नहीं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक ग्रुप इंटरव्यू का ये उसी का हिस्सा है,
ग्रुप इंटरव्यू तो ठीक है, जो मैंने बताया 3 बंदे इकट्ठे बैठ के करते हैं, वो मैंने ग्रुप में किया वो है। अच्छा ग्रुप में। सीक्वेंशियल में ये होता है कि मेरा कमरा है, मैंने इंटरव्यू कर लिया, मैंने इसको पास कर दिया, अगले बंदे के पास चला गया, वो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो इस गया। तरह ठीक है, एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। ठीक है, वो ग्रुप इंटरव्यू था जो मैंने एक्सप्लेन हाँ, किया। ठीक ठीक है। है, सीक्वेंशियल ये है कि मैंने इंटरव्यू ले लिया, मैंने इसको पास कर दिया, नेक्स्ट मैनेजर के पास भेज दिया कि चलो अब तुम देखो। ठीक है सर। फिर दूसरे के पास भेज दिया, फिर उसने चेक कर लिया, फिर तीसरे के पास भेज दिया, फाइनल सिलेक्शन के बाद उसको वो करते हैं, ये सीक्वेंशियल है। असल में इधर शायद आई थिंक सो मैंने एक गड़बड़ कर दी। सीरीज ऑफ इंटरव्यू तो ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है 100 कैंडिडेट्स ऑन द स्टैंडर्ड एवोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रुप इंटरव्यू ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, सेवरल कैंडिडेट्स आर। अच्छा, ग्रुप इंटरव्यू में ये भी होता है कि पैनल में इकट्ठे भी बंदों को बिठा के उनको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है, फिर उनकी साइट्स को चेक किया जाता है कि यार ये अमूमन ज्यादातर आप किसी बंदे को लेक्चरशिप के लिए बिठाते हैं, वो कहते हैं कि चलो भाई, बाकी बंदे बैठे होते हैं, वो लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है। ये लेक्चरर्स के लिए ज्यादातर ऐसे किया जाता है। फिर दूसरे बंदे को कहते हैं वही टॉपिक आप एक्सप्लेन करें। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है। और मेरा ख्याल है एसएसबी में ये सारी चीजें, ये सारी ग्रुप इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ग्रुप इंटरव्यूज वो हैं इन विच several candidates are interviewed simultaneously for similar position. Group interview allow you to see who shines the brightest among them. अब उसमें देखा जाता है कौन सा बंदा बहुत ज्यादा बारीकी से जवाब दे रहा है, कौन ज्यादा वो कर रहा है, और ये ग्रुप इंटरव्यू का हिस्सा है। ठीक है, compare applicants side by side and get the answer to your question from multiple applicants simultaneously, demonstrating how well the perform individually in group. अब इसमें बेसिक पर्पस क्या होता है कि ग्रुप के अंदर एक सिंगल बंदा कैसे परफॉर्म कर रहा है। मकसद क्या है कि ग्रुप के अंदर एक बंदे को चुनना है हमने, तो देखना है कि वो ग्रुप के अंदर रहते हुए काम कैसे कर रहा है। अगर वो ज्यादा एफिशिएंटली बोल रहा है तो हमें एक अच्छा टीम लीडर मिल सकता है। इसका पर्पस ये होता है। मतलब दूसरा है पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू रेफर टू अ टाइप ऑफ इंटरव्यू व्हिच इंक्लूड्स वन एप्लीकेंट एंड सेवरल इंटरव्यूअर्स। ठीक है, एक एप्लीकेंट होता है, सेवरल इंटरव्यूअर्स होते हैं, ऑफन रिप्रेजेंटेटिव of different departments within a company. Each panel asks a set of questions that might be related to different fields. अब पैनल इंटरव्यू में आपको पता है ये अमूमन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कंडक्ट किया जाता है। पैनल में 2 बंदे बिठा लिए जाते हैं। एक मिसाल के तौर पे एचआर का बंदा भी बैठा होता है, उसमें एक डिपार्टमेंट का बंदा भी बैठा होता है, फिर एक एक्सपर्ट बंदे को भी बिठा देते हैं। ठीक है, वो उनसे क्वेश्चंस करते हैं, तो फिर वो पैनल में उसकी सिलेक्शन करते हैं कि ये बंदा हमारे पैनल के लिए सिलेक्टेड है कि नहीं है। क्लियर है इसमें? ये आगे चले। अब बात आती है आपके, हमने जो पढ़ा है कंडक्ट वाला भी हो गया। अब बेस्ड ऑन कंटेंट्स। ठीक है, कंटेंट्स आपकी क्या है? आपका आता है कंटेंट्स में सिचुएशनल इंटरव्यू, जॉब रिलेटेड इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल इंटरव्यू और टेलीफोनिक इंटरव्यू। क्या इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? ठीक है, सिचुएशन देखी जाती है, किस सिचुएशन के लिए कर रहे हैं, उसका फोकस फिर सिर्फ उसकी सिचुएशन पे होता है, उसके क्वेश्चन भी सारे उसी पे डिपेंड करते हैं। आपके जॉब रिलेटेड इंटरव्यू है तो आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन के मतलब ही क्वेश्चंस किए जाते हैं, उसी से रिलेटेड होता है। साइकोलॉजिकल इंटरव्यू आपको पता है आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है किस्म का, कि आपका किस मैटर के किस डिपेंड करता है। और टेलीफोनिक इंटरव्यू बेसिकली टेलीफोन पे लिया जाता है, बहुत कम ऐसा होता है। ठीक है, ये ज्यादातर शुरू हुआ कोविड के दिनों में, उससे पहले तो ये था भी। ठीक है, और अभी तो मेरा ख्याल है अभी ऑनलाइन इंटरव्यूज भी कंडक्ट होते हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। अगर वो शामिल करना चाहे तो आप कॉन्टेंट्स में ऑनलाइन इंटरव्यू भी डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये था हमारा इंटरव्यू का। इसमें किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं मुझे। कोई क्वेश्चन है जी? नो सर। अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है मुझे एक चीज बताएं, हमने कुछ स्टेप्स पढ़े,
पढ़ा हमने एचआर, टोटली इसी को रिलेटेड कर रहे हैं हम। एचआर में हमने पढ़ा कि भी हमारे गोल्स क्या थे ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। उस गोल्स के लिए हमने क्या किया, हमें जाहिर बात है जॉब्स की भी वो थी, बंदे हायर करने थे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बंदे हमने लेने थे, ठीक है। जॉब के लिए हमने उसकी प्रोसीजर पढ़ा, सिलेक्शन, यही बड़ी सारी रिक्रूटमेंट पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा कि भाई आपने टेस्ट कैसे करते हैं, फिर इंटरव्यू कैसे लेते हैं। हमने एक बंदे को हायर कर लिया, हायरिंग हो गई, ठीक है, हायरिंग हमने कर ली। उसके बाद क्या होगा, क्या कहते हैं आप, कौन एक्सप्लेन करेगा? उसके बाद क्या होता है? जॉब शुरू हो गई, सब दोनों को एक हार्मनी में लेके जाना है कि दोनों के बीच में इन अ वे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा ना हो। गोल्स एम्प्लॉयर की अचीव होते रहें, नीड्स एम्प्लॉय की मीट होते रहें। ठीक, एक्सीलेंट, बिल्कुल, ये हमारा अभी तक लुबे लुबाव था। हमने स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है। बंदा हायर हो गया, काम पे शुरू हो गया, काम करने के बाद एचआर डिपार्टमेंट का अब रोल यह है कि दोनों को लेके चलना है, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब लेके चलने के लिए कुछ टूल्स हैं, कुछ चीजें हैं जो हमने फॉलो करनी है, ठीक है। और वो फॉलो करनी है सबसे पहले क्या, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि अब हमने डेवलपमेंट की तरफ जाना है, ठीक है। जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी डेवलपमेंट को देखना है, ठीक है। अब डेवलपमेंट के जुमरे में हमारे पास क्या चीजें आती हैं, दो चीजें आती हैं, एक आती है परफॉर्मेंस अप्रेजल और एक आती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हम स्टेप बाय स्टेप एक को डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में इन दोनों के दरमियान में देखेंगे कि आखिर में ये दोनों मिलती कहां पे हैं, इनमें फर्क क्या है, अप्रेजल क्या होती है और मैनेजमेंट क्या चीज है, ठीक है। क्या समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है क्या चीज, आपके माइंड में अभी तक क्या चीज चल रही है, जो सिर्फ एक टॉपिक को देख के आपके जहन में जो आती है वो मुझे अगर सिर्फ 2 लाइनों में एक्सप्लेन कर सकते। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब यह है कि उस बंदे को जो जॉब है उस पर ट्रेन किया जा सकता है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। आपके माइंड में क्या आता है? सर, जो बाय एनवायरमेंटल जो चेंजेस आ रहे हैं, मसलन टेक्नोलॉजी या कोई नई प्रोसेस आ रहे हैं, तो उसको ये समझाना, उसको ट्रेनिंग देना है कि अभी एनवायरनमेंट के साथ कैसे चलना है। एक बंदे को ट्रेन करना उसको आएगा उस चीज़ को लेकर, वो तो ट्रेनिंग कैटेगरीज में आती है, डेवलपमेंट में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। आपके जॉब दोनों एक ही पेज में है, आपने थोड़ा ब्रॉड सेंस में बताया जी। आप क्या कहते हैं सर? सर मेरे विशाल साहब एक ही बात मैं बोल एक ही है जी, मैडम आप बताएं। सर, ह्यूमन रिसोर्सेज की जो डेवलपमेंट है उस साइड को भी देखेंगे, साथ में जो जॉब पर आया क्या डेवलपमेंट है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके जहन में क्या आती है? सर वो जो आया है जॉब हायरिंग कर ली, लेट्स सपोज इस बंदे को मैंने हायर कर लिया, इसका काम है भाई प्रोडक्ट मैनेजर है ये, ठीक है, ये सुपरवाइजर है लेट्स सपोज। अब बताएं इसकी डेवलपमेंट क्या है? उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक देखेंगे कि उस कंपनी को कितना आगे डेवलपमेंट हो सकता है, और उस बंदे को ये मैडम आप बताएं। सर कि किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन को उसको आगे लेके जाना है और फिर ऑर्गेनाइजेशन को उसकी रिटर्न में अपने एम्प्लॉय का किस तरह से वो रिटर्न देंगे, डेवलप कैसे करें जी। देखें, डेफिनेशन पढ़ते हैं, सिंपली आपको आसानी से समझा देता हूँ। देखें, ये एचआर डेवलपमेंट एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस सिर्फ एक हद तक होगा, ये थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलता जाएगा। क्योंकि देखें, अगर एक एम्प्लॉय की डेवलपमेंट रुकती है, मीन उसका इफेक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा। क्यों सर जी? बिल्कुल सर। और अगर ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट रुकती है तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? एम्प्लॉयज पे। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन एचआर डेवलपमेंट का काम है दोनों की डेवलपमेंट पे काम करना। क्लियर हो गया मेरा पॉइंट? आप समझ गए? क्लियर है सर? जी सर। आपको क्लियर हो गया? ये वो ट्रेनिंग फेज एक अलग है,
उसमें तो अभी हम आएंगे नहीं, अभी तो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अब डेवलपमेंट की कैटेगरीज में क्या क्या है वो पढ़ते हैं। HR development is an organization learning experience within a given period of time with the objective of producing the possibility of performance change. आपकी परफॉर्मेंस चेंज होती रहती है भाई। आज आप अगर 25 साल के जवान बंदे हैं और आप 40 साल की उम्र में पहुंचेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, हाँ या ना? Yes. पड़ेगा सर। पड़ेगा सर। क्यों? एज क्यों? मेंटल स्ट्रेस A patchwork of energies and skills and experience. मैं कहता हूं नहीं पड़ेगा, मैं कहता हूं नहीं पड़ेगा। जी सर। उसके लिए हमें उनकी डेवलपमेंट करनी है। जी वो वैसे ही एक्टिव होगा जैसे पहले है। जी। अगर उसकी डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर पड़ेगा। फिर पड़ेगा सर। क्लियर है आपको? यहाँ पे जो डिफिनीशन है ये बेसिकली नेटलर ने 1970 में बेसिकली ये टूल यूज किया है और उसने एक्सप्लेन किया है कि भाई आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लर्निंग एक्सपीरियंस है और जो बंदा 40 तक पहुंचेगा उसका एक्सपीरियंस डबल हो जाएगा। वो आपको अंदाजे से बताएगा ये प्रोडक्शन इतने ऊपर जा सकती है, अब मार्केट इस तरह जा सकती है। लेकिन क्या होगा? आप उसको कहाँ लेके जाएंगे? आप उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लाएंगे, वो एक नीचे लेबर से सुपरवाइजर तक पहुंच जाएगा तो क्या होगा? उसको पता होगा कि ये काम लेना कैसे है मुझे और मैं इसको कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि वो हर उससे गुजर चुका होगा। क्लियर है? जी। कोई अगर क्वेश्चन हो और अगर आप मेरी चीज से इख्तिलाफ करें तो बोलें, जैसे इन्होंने अभी मुझे ग्रुप और सीक्वेंशियल में बिल्कुल क्लियर लफ्जों में समझा, एक्सप्लेन कर दिया कि गलत हो गए थे। तो देखें मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है। जहां आपको समझ ना आए, जहां आपको लगेगी ये चीज इस तरह नहीं है, ये ओपन डिस्कशन है भाई, तभी आप सीख सकते हैं। वरना ये स्लाइड है तो आप घर में भी पढ़ लें यार, मेरी क्या जरूरत है? बुजुर्ग की किताबों में नहीं होती, वरना सारी किताबें बुजुर्ग कहलाती। ठीक है, ये मेरा मानना है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस चेंज, क्लियर है इस चीज पे? Yes. अच्छा, in 1970 Leonard Nadler published his book Development Human Resources in which he coined the term Human Resource Development। ये उसने पहली दफा टर्म इस्तेमाल की है 1970 में, ठीक है? उससे पहले ये टर्म्स नहीं थी। Human resource refer to the talent and energies of people that are available to an organization as potential contributors in achieving organization goal। देखिए हर बंदे में कोई ना कोई टैलेंट होता है, हर बंदे में होता है। बिल्कुल। इस बात को मानते हैं? जी। ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या है उसका? वो अपने टैलेंट की बेस पे आया, ठीक है? अब ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट का काम क्या है? HR का काम क्या है? उसके उस टैलेंट को आगे लेके आना, ठीक है? बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि एक बंदा, उसको हम बिठा देते हैं IT की फील्ड में, उसने भाई IT में डिप्लोमा किया होता है, लेकिन वो एक बेहतरीन मार्केटिंग का बंदा होता है। HR में से कोई बंदा उसको देखता है, कहता है यार इसकी तो पॉइंट ऑफ व्यू डिजाइनिंग अच्छा है, तो वो उसको किसके साथ बैठाएगा? उस डिजाइनर को कहाँ ले जाएगा? IT की फील्ड में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से उठा के उसको कहाँ ले जाएगा कि चलो आओ भाई तुम यहाँ बैठ के डिजाइनिंग करो, तुम्हारी अप्रोच अच्छी है। तो क्या किया? उसके टैलेंट को उन्होंने उभारा, सेलेक्ट कर लिया। ऐसा है कि नहीं है? जी। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट होती किसी और पर्पस के लिए, लेकिन वो बेचारे कहाँ जाके बैठ जाते हैं? क्यों? उनकी अप्रोच अच्छी होती है, उनकी टैलेंट होता है उस चीज में और वो भी खुशी से फील करते हैं, ठीक है? इट इज डिफाइंड अ कंटिन्यूअस प्रोसेस टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज competency, dynamicism, motivations and effectiveness in systematic and planned way। अब ये ऐसा नहीं है, आप जब भी किसी भी डिपार्टमेंट में HR डेवलपमेंट जब बनाएंगे तो एक प्लान होगा। ऐसा नहीं है कि विदाउट प्लानिंग क्या आप उसको करेंगे। मैं डे फर्स्ट से आपको एक बात कह रहा हूँ कि HR का बेसिक थीम क्या है? प्लानिंग करना। बेसिक थीम क्या है? प्लानिंग करना। आपने देखे जॉब से लेके ऑर्गेनाइजेशन बनाने से लेके आपने क्या करनी है? पहले प्लानिंग करनी है, ठीक है? ऐसा नहीं है कोई चलते चलते कहे कि यार मैं आओ एक बिजनेस खड़ा करता हूँ। खड़ा कर सकते हैं आप? क्या करेंगे? आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी।
आप बच्चे को भी दाखिल कराते हैं, वो भी प्लानिंग के तहत करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है, अल्लाह का कुदरत का कानूनी प्लान के मुताबिक चल रहा है, बगैर प्लानिंग की कोई चीज चल ही नहीं रही, ठीक है? तो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि ये भी डिपार्टमेंट प्लानिंग पे चलेगा। इसके फीचर्स क्या है? इसके फीचर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिस्टम, एक सिस्टम अप्रोच है इसकी बनाई जाती है, इसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये वंस नहीं है कि आपने एक दफा कर लिया तो बस ठीक है, हर दफा हर साल आप इसको रिन्यू करते जाएंगे, डेवलपमेंट करते जाएंगे, बंदे को बार बार चेक करते जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है? प्रीवर्सिस इन नेचर, आपकी नेचर चेंज होती है, बंदे की भी नेचर चेंज होती है, इंसान की भी नेचर चेंज होती है। मैं बहुत सारे ऐसे बंदों को जानता हूं, उनमें से इंक्लूड एक मैं भी था। शादी से पहले मैं भी बड़ा सख्त मिजाज था, करफ्ट मिजाज था, शादी होकर मैं चेंज हो गया। मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग पेरेंट्स की डेथ के बाद चेंज हो जाते हैं, घर के माहौल उसको चेंज कर देता है, ठीक है? माहौल कैसे चेंज कर देता है? वो एक बंदा अगर वो माइग्रेशन करके कहीं और चला जाता है तो उसके माहौल में भी चेंज हो जाता है, तो नेचर भी बड़ा चेंज करती है, ठीक है? इस चीज को याद रखें। बेस्ड ऑन टेक्निक्स, अब आपकी बात आई है जो आपने एक्सप्लेन की थी, कौन सी वाली टेक्निक्स? कि एक्सटर्नल चीजें कौन सी आती हैं, टेक्नोलॉजी नई नई आती है, तो उसके लिए क्या है? डेवलपमेंट जरूरी है। भाई मिसाल के तौर पे एक जगह बंदे काम कर रहे थे, पैकिंग मशीन नहीं थी, अब मशीन आ गई है, तो उसके लिए क्या होगा? आप अपने पुराने मजदूरों को फारग कर देंगे, क्या करेंगे आप उसके लिए? ट्रेन करेंगे भाई। मैंने ऐसे देखा हॉस्पिटल में नई मशीनें आ जाती हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। ये सुजुकी कंपनी, मैंने इसका कंप्लीटली स्ट्रक्चर पढ़ा, इनका सिस्टम डिजाइन किया, सिस्टम एनालिस्ट के तौर पे कुछ अर्सा काम किया पेशावर में। तो आपको पता है उनका एक बड़ा अच्छी चीज है, एक डिपार्टमेंट है, ये बड़ा, मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इसकी डिटेल आपको दूं, आप इसमें बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, ठीक है? फिजिकल आप चीज देखेंगे, उसमें ये होता है कि एक बंदा है ना, एक नई इंजन बनाया, एक नई चीज बनाई, एक नया फीचर डाला, उसके लिए वो ट्रेनिंग देते हैं, आपको लेटर लिखेंगे कि अपने बंदों को भिजवाएं, हमारा बंदा आके उसकी ट्रेनिंग देगा, ये नया फीचर हमने डाला है, इसकी ट्रेनिंग देगा कि इसको ठीक कैसे करना है, इसको चलाना कैसे, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। तो ये चीज जो है, ये टेक्निक्स, जाहिर बात है, ये इसका फीचर है भाई, डेवलपमेंट का काम है, डेवलपमेंट होती रहती है, बार बार आप चलते रहते हैं, नई नई चीजें आती है। और फिर इसके बाद सबसे चीज जो है इंटरडिसिप्लिनरी, आप डिसिप्लिन के ऊपर पास ऑर्गेनाइजेशन 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ठीक है? रैपिडली चेक का बैलेंस रखा जाता है। ये चेक एंड बैलेंस किसका काम है? ये आपका डेवलपमेंट का काम है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन अगर है तो बताएं मुझे। आगे चलते हैं। एक्टिविटीज दैट कंट्रीब्यूट टू प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट में सबसे मेजर चीज क्या चीज होती है जी? सर वही चीज़ जो विशाल साहब ने कही है कि डेवलपमेंट में आप उसको ट्रेनिंग वगैरह, कंटिन्यूस ट्रेनिंग वगैरह, वो एजुकेट करना। ट्रेनिंग की बात की मैंने, एजुकेशन की जिक्र कर दी। एक ही चीज है, एनरोलमेंट इन फॉर्मल डिग्री प्रोग्राम्स, कोर्सेज और वर्कशॉप, आप बाकायदा तौर पे उसको वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, उसको डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है ये टीएमए में जो जाते हैं उनको डिग्री मिलती है ग्रेजुएशन, वो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं वहां से, इसीलिए जब वो बाहर निकलते हैं तो वो डायरेक्ट मास्टर्स में एनरोल होते हैं। एफएससी के बाद, एफए के बाद लोग ज्वाइन करते हैं और उनको जो टीएमए से डिग्री मिलती है वो बैचलर के बराबर होती है, ठीक है? तो ये बेसिकली आपको डिग्री प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करते हैं, ये उन ऑर्गेनाइजेशन की बात। कोर्सेज भी करवाते हैं, डिप्लोमास भी करवाते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं कि भाई 1 मंथ इसने कोर्स किया है, ये टेक्नोलॉजी का इसने कोर्स किया है, बाकायदा वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशन मिलते हैं, साथ वर्कशॉप का भी देते हैं। तो ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट का कोर्स है। अगर आप किसी ने टीचिंग की है तो आजकल बहुत सारे स्कूलों में वर्कशॉप्स होती हैं, उसके ऊपर बकायदा एक सर्टिफिकेट आपके उसमें रेगुलरली होती होगी। डेवलपमेंट, ये काम डेवलपमेंट का है, वो होती है, कोर्सेज करवाते हैं, कोर्सेज और उसको स्कोर होता है, उसको क्या कहते हैं सर? वो आपने वो करने होते हैं, पूरे करने होते हैं। वही हम तो ये जानते हैं कि हमारे जो
रिसर्च पेपर पब्लिश करने होते हैं ठीक है, या आप डिग्री करेंगे, पीएचडी करेंगे तो एमफिल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएगा। मेरा ख्याल एक्सप्लेन करें यानी काफी ठीक है। परसुइंग सर्टिफिकेट्स एक्रेडिटेशन ये सारी एक चीज है, ये बेसिकली कंटिन्यू, ये एजुकेशन कंटिन्यू प्रोसेस है। ऐसा नहीं है आपको मिसाल के तौर पे 5 बंदों का बैच आपने भिजवा दिया, अगले साल दूसरे 5 बंदों को भिजवा दिया, वही 5 बंदे जिनको पहले साल किया उसको मजीद एडवांस लेवल की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, और ये बकायदा एक किस्म का प्रोग्राम अनाउंस किया जाता है, रेगुलराइज इसको देखा जाता है। क्लियर है इस पे? क्लियर है। आपको कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? अच्छा, पार्टिसिपेशन इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई कुछ माइंड में कुछ आता है? जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होती हैं, प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं, उनमें से मसलन अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करें, इंजीनियर्स की बात करें, टीचर्स की बात करें, तो सेक्टोरल हो गया, प्रोविंशियल हो गया, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, उस लेवल पर उनके जैसे मसलन स्कूल्स की मैं कहूँगा कि वो एक है, उसको हम कहते हैं सर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स, CIS, कि कौन सा स्कूल जो है वो CIS का एफिलिएट है। तो नॉर्मली ये जो IGCSEs और एज और ए ऑफर करते हैं, ये स्कूल मोस्टली CIS एफिलिएट होते हैं। उनमें स्टूडेंट्स का भी एक्सेप्ट होता है, टीचर्स का भी। आपकी कभी ट्रेनिंग हुई है? सर ट्रेनिंग तो नहीं, वर्कशॉप्स वगैरह ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से बाहर? हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है मकसद आपकी हुई है? आपकी हुई है? आपकी कभी हुई है? आप जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं? सिर्फ स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं सर। अच्छा, आपसे इंटरव्यू बाद में लेंगे क्लास के बाद, ठीक है? इनको तो मैं थोड़ा बहुत सबको जान गया। वैसे मजे की बात बताऊं, नाम मुझे किसी के भी नहीं आते एक इसका नंबर मेरे पास सेव था, बाकी किसी का सेव भी नहीं था। नाम मैंने बगैर नाम के सेव किया हुआ है, आज मैं प्रॉपर्टी आप सबके नाम जान के जाऊंगा। अच्छा, इस तरह है मेरे भाइयों और बहनों, ये जो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो लिंक करती है ना, और उसको कहती है आप बंदे भिजवाएं, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपस में एक किस्म का ये पार्टिसिपेट है। बाज़ वक़्त UNO वाले कोई लॉन्च करते हैं, कहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, अपने बंदों को भेज दें, ठीक है? तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली जाती है किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, और वहां पे कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है, कोई वर्कशॉप होती है उसको डील करती है, कोई स्पॉन्सर हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और उसके अंदर आपकी जो ट्रेनिंग होती है ये उसमें डिपेंड करता है। जैसे मिसाल के तौर पे पिछले दिनों ये कैप्रा एक ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट सरकार गवर्नमेंट लेवल पे, जिसमें वो ये टैक्सेस वगैरह से लोकल गवर्नमेंट टैक्स है, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के तहत जो है, उन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, और वो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने का मकसद उनका क्या था कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस कैटेगरी में आती हैं उनकी ट्रेनिंग हो जाए। तो उसके लिए हर ऑर्गेनाइजेशन से जो बंदा जाएगा तो वो क्या करेगा, वो ट्रेनिंग लेगा। तो ये बेसिकली वो कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप स्पॉन्सर, ये किसका काम होगा ट्रेनिंग के भेजने के लिए, ये आपका एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट की कैटेगरी में आता है। क्योंकि सारी बात है, वो चीज मैं खुद से पढ़ूंगा तो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, लेकिन उस डिपार्टमेंट में जाके किसी को मैं भेज के बताऊंगा तो क्या ख्याल है, उसको ज्यादा होगा। इसी तरह FBR वाले करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, फोन करते हैं, मैसेजेस कर, लेटर भेजते हैं कि आओ भाई आपको ट्रेनिंग सेशन हम देते हैं। बाज ऑर्गेनाइजेशन में इदारों में बंदे बैठे होते हैं जो कहते हैं आए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। प्रेजेंटिंग पेपर्स एट कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप्स, पेपर्स भी पब्लिश होते हैं, आपको पता है, बाकायदा तौर पर पम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, बुकलेट दी जाती है आपको स्टडी में। सर्विंग एज एन ऑफिसर, बोर्ड मेंबर्स और कमेटी मेंबर्स, बाज़ ऐसे बंदे मोटिवेशनल स्पीकर्स और वो जाते हैं जगह जगह पे, उनको बुलाया जाता है कि आए आप आके एक्सप्लेन करें, मोटिवेशनल स्पीच दें, बंदे में जज्बा पैदा करें, आए भाई हमारा मोरल डाउन हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के बंदे थोड़े से डीमोटिवेट हो रहे हैं। कोविड के बाद इस तरह की काफ़ी सिचुएशंस आई हैं, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला जो डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल लेवल पे, इसने बहुत काम किया, और मैं कहता हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस डिपार्टमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस चीज़ पे नज़र रखे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट कैसे करना है।
ये बहुत जरूरी है, आगे पढ़ेंगे हम इसको। कोऑर्डिनेटिंग इवेंट स्पॉन्सर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, हर कॉलेज में भी ऐसा होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, स्पॉन्सरशिप्स होती हैं। मैंने अक्सर देखा है कि इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। एक ज़माने में, अभी तो खैर मैंने इतना वो ट्रेंड नहीं देखा, लेकिन जो जितनी भी ये मेडिसिन की मिसाल देता हूँ, मेडिसिन कंपनीज वाले एनुअल प्रोग्राम करते थे, उसमें जो मार्केटिंग में जो अचीव करता था उसको अवार्ड दिए जाते थे, अभी भी देते हैं, और उसके लिए बाकायदा 3 दिन का प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। पहले 2 दिन वर्कशॉप करते हैं, म्यूजिकल नाइट्स भी करते हैं, डिनर्स भी करते हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स कभी किस होटल में कभी किस होटल में रखते हैं। बैंकर्स भी ऐसे करते हैं, उनको बाकायदा एक गेट टुगेदरिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी किसकी कैटेगरीज में आती हैं? आपकी टोटल एचआर डिपार्टमेंट में, जिसमें 2 मेजर चीजें हैं, कंटिन्यूइंग एजुकेशन और पार्टिसिपेटिंग इन प्रोफेशन। अच्छा, अब इन 2 के अलावा बाकी चीजें भी हैं। कौन सी हैं? रिसर्च। पहला, रिसर्च भी आपकी आती है, कंडक्टिंग रिसर्च, प्रेजेंटिंग फाइंडिंग ऑफ रिसर्च टू अदर्स। ये बाकायदा डिपार्टमेंट का हिस्सा है कि वो ये रिसर्च भी कर रहा होता है। तो रिसर्च किस बेस पे करता है कि नई टेक्नोलॉजी आई है, हमारे लिए काम की है कि नहीं, इस पे भी रिसर्च। फिर वो ये भी देखता है कि फाइंडिंग करे कि इस रिसर्च का हमें फायदा भी हो रहा है कि नहीं, हमने लास्ट टाइम जो रिसर्च की थी उस पर जो काम किया था, जिन बंदों को ट्रेनिंग के लिए भेजा था, क्या वो भी ठीक था, इससे फायदा हुआ है, मजीद बंदों को भेजना है कि नहीं भेजना। या रिसर्च डेवलपमेंट में आप ऐसा होता है, ये ज्यादातर उन ऑर्गेनाइजेशन में इस टॉपिक को किया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे ये मोबाइल कंपनी है, ठीक है, वो उनका एक पूरा डिपार्टमेंट कंटिन्यूस रिसर्च पे लगा होता है कि इसमें मजीद कौन से फीचर ऐड किए जा सकते हैं, इसके लिए वो काम करते हैं। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट न सिर्फ रिसर्च टेक्नोलॉजी में करता है बल्कि ह्यूमन रिसोर्सेज में भी करता है, ठीक है। फिर इंप्रूव जॉब परफॉर्मेंस, इससे क्या फायदा होता है? इसका फीचर है, इससे जॉब परफॉर्मेंस आपकी ज्यादा होती है, ठीक है। क्यों? कीपिंग अप विद टेक्नोलॉजी, सिस्टम प्रोसेस, लर्निंग अबाउट न्यू डेवलपमेंट इन योर फील्ड, इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग स्किल। आप देखें, वो देखता है कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, सिस्टम कौन सा चल रहा है, ठीक है। आप देखते हैं लर्निंग अबाउट न्यू डेवलपमेंट कौन सी हो रही है, आपकी फील्ड में नई डेवलपमेंट कौन सी आ रही है। अब एक बंदा पुरानी ही टेक्निक्स पे लगा रहे तो क्या ख्याल है, वो जमाने के साथ चल सकेगा? इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि आप नोकिया की, कहाँ है आज नोकिया को कोई नाम है? क्यों? उन्होंने इस चीज को न्यू डेवलपमेंट वो अपनी फील्ड में नहीं गए। अभी उन्होंने कोशिश की है विंडो के साथ, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुई। विंडो तो था बहुत पहले थी, तकरीबन 2014 सक्सेसफुल नहीं हुई। वो ही ना, अभी तो बिल्कुल खत्म हो गई है, लेकिन 12-13 में वो आए थे विंडो फोन। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि लर्निंग अबाउट न्यू डेवलपमेंट उनकी नहीं थी। फिर दूसरी, इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग स्किल वो नहीं कर रहे थे, वो अभी भी लेके पुरानी टेक्नोलॉजी को लेके बैठे हुए थे। ये उनके सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। और हम सारे यूज्ड टू हैं किसके? एंड्रॉइड के। और वो कहाँ से कहाँ निकल रही है, उसमें मजीद इंप्रूवमेंट्स आ रही है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही की जा रही है। क्यों? गलत कह रहा हूँ? ठीक है, क्लियर है इस पे? क्लियर नहीं? ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल है सबके सामने। इंक्रीज ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी, टेकिंग ऑन न्यू चैलेंजेस इन करंट पोजीशन, प्रोजेक्ट्स लॉन्ग और शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स। एक्सप्लेन करने की जरूरत है, सिंपल है, ठीक है। आपकी ड्यूटीज और रिस्पांसिबिलिटी इंक्रीज की जाती है और कम ज्यादा की जाती है, इस चीज को मद्देनजर रखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी अप्रोचेस टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अप्रोच भी तो होनी चाहिए। इसकी अप्रोच क्या है? स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। आपकी ट्रेनिंग कौन सी होनी चाहिए? स्किल बेस्ड होनी चाहिए। Effective skill-based training allows participant to learn conceptual information or necessary behavior, practice learning the new information or behavior, and receive feedback on their performance. आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, इन सारी चीजों में अगले दोनों टॉपिक आपके कवर होंगे। थोड़ा सा आपने इसको, इस चीज को देखना, इस पोजीशन पे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो ट्रेनिंग होगी वो स्किल बेस्ड है। तो उसमें देखते हैं जो पार्टिसिपेंट है उनके जो बिहेवियर है, उनका जो इंफॉर्मेशन है कंसेप्चुअल, वो प्रैक्टिस और लर्निंग जो कर रहे हैं न्यू इंफॉर्मेशन और बिहेवियर की, क्या वो रिसीव कर रहे हैं, उनका फीडबैक भी आपने लेना उनकी परफॉर्मेंस का, कि जो ट्रेनिंग मैंने उनको दी है उसके ऊपर उन्होंने काम करके आए हैं, वो फायदा भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। एक बंदा ट्रेनिंग लेके आया और आते सारी जो है ना वो उसका उल्टा हो जाए तो क्या ख्याल है? वो कहेगा हमारे डिपार्टमेंट में तो ऐसा होता नहीं है, ये तो मेरे ऐसी हवा में ट्रेनिंग दी है। ऐसा नहीं है,
ठीक है, बाज ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी ट्रेनिंग इस सेंस में करें कि वो आगे जाके आपके लिए डेवलपमेंटल अप्रोच लेके आए। ठीक है, अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा है कि वो टॉप के 2-3 बंदों को भेज देते हैं कि जाओ भाई आपको हम वेकेशंस पे भेज रहे हैं, वापस आते हैं एक्टिव हो जाते हैं, बाकी बंदे कहते हैं यार देखो उनको कैसे हम भी इस तरह इस दौड़ के, ये अप्रेजल की मत में आती है जो यहाँ पे हम देखते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बेस उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे होती है, उसका फीडबैक देखा जाता है कि जो ट्रेनिंग दी गई है, जो काम इसको दिया गया है, जो प्रैक्टिस इसको करवाई गई है, जो ऑब्जेक्टिव हमने गेन करना था उसकी परफॉर्मेंस बेस पे उसका फीडबैक भी लिया जाता है। ये उसकी बेसिकली स्किल बेस्ड ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे आप एक बंदे को कहते हैं कि भाई उसने इस मशीन से काम लेना है, कैसे लेना है, ये नई मशीन मार्केट में आई है, इसकी ट्रेनिंग के लिए मैं तुम्हें भिजवाता हूँ, वहां पे तुम 2 मंथ्स की 1 मंथ की ट्रेनिंग करके आए हो, अब आ जाओ। अब वो ट्रेनिंग करके जब आ जाता है तो आप उसको मशीन देते हैं, फिर देखते हैं कि आया वो इस मशीन को चला रहा है कि नहीं, आपकी ट्रेनिंग जाया तो नहीं गई, उस स्किल को वो फायदा उठा रहा है कि नहीं उठा रहा। क्लियर है सर? जी सर। क्लियर है? फिर उसके बाद है मेकिंग द मोस्ट of a training program, have a discussion with supervisor regarding reason for attending, what you hope to get out of it. Post conference, debrief the experience, discuss what you have learned at the training session and how you might immediately apply it to your work. Practice skill that you learn. जितनी भी चीजें आप सीख के आए हैं, क्या वो प्रैक्टिकली आपने लागू की? प्रैक्टिकली उस स्किल को आपने इंप्लीमेंट किया है या नहीं? आपने जस्ट ओनली सिर्फ वहां पे जाके ट्रेनिंग और टाइम पास करके आए हैं। आपके जो सुपरवाइजर ने जो रीजन और जो ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा था, क्या आपने उस पर पूरे उतरे? आपकी वो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग हुई है तो आपने उसका फायदा उठाया है? ये बेसिकली आपकी अप्रोच होनी चाहिए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अप्रोच बेसिकली क्या है? आपकी स्किल को इंप्रूव करना। अगर आपकी स्किल अप्रूव नहीं हुई तो ये आपकी अप्रोच हो ही नहीं सकती। डेवलपमेंट का काम ही आपकी स्किल को अप्रूव करना है। क्लियर है? Yes, sir. या नहीं? पहली अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए? आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं उसकी स्किल को इंप्रूव करना, आगे बढ़ना। ठीक है, ये उसकी वो है। दूसरी क्या है? जॉब असाइनमेंट्स, लर्निंग बाय डूइंग, बाय वर्किंग ऑन रियल प्रॉब्लम्स एंड डिलेमास। आपके जितने भी जो आपकी वर्किंग रियल प्रॉब्लम्स हैं उसको आपने देखना है। लर्निंग बाय डूइंग करके आप सीख सकते हैं, बगैर किए तो आपको कुछ सीख नहीं सकते। ठीक है, आपकी जॉब असाइनमेंट्स आपको मिली है वो आपकी डेवलपमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। आपको ये पता हो कि जो प्रॉब्लम्स आपको फेस आ रही है वो आपको एक पॉइंट आउट करे, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट का काम सिर्फ ये नहीं है कि आपको ट्रेनिंग देना, फाइंड आउट करना आपकी जॉब से रिलेटेड चीज। ठीक है, फिर है मे बी एन इंटायरली न्यू जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी एडेड टू एन एग्जिस्टिंग जॉब सच एज शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। द की एलिमेंट इन अ डेवलपमेंट असाइनमेंट इज चैलेंज, something that stretches people, pushes them out of their comfort zone and requires them to think and act differently. देखें, मैं आपको एक बात क्लियर बताऊं, अगर आपने तरक्की करनी है ना तो अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। कंफर्ट जोन क्या है? एक बंदा कहता है मैं सुबह 12 बजे सो के उठूं और फिर उसके बाद मैं जॉब पे जाऊं, क्या ये उसका कंफर्ट जोन है? वो तरक्की कर सकेगा? No. क्यों? क्योंकि 12 बजे जोड़ते हैं तो हमें सुस्ती ज्यादा जाती है। क्या कंफर्ट फिर वो जोन? कभी अनकंफर्टेबल जोन क्या है? सुबह अर्ली उठना, सुबह अर्ली जॉब पे जाना, अपने आप को वही ऐसे कर देना कि आग में तपा देना। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि अपने आप को आप जब वो लोहे को क्या कहते हैं, कुंदन किस तरह बनता है? आग में तपता है वो कुंदन बनता है। सोने को पिघला के वो क्या कहते हैं, वो जो वो मुहावरा बोली है कि आप जब किसी चीज को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उसको भट्टी में डालते हैं तो उसे कोई शेप बनती है। तो आप डेवलपमेंट का काम क्या है? आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालना। एक बंदा आता है सुबह 8 बजे आता है, अटेंडेंस लगाता है, अपनी टेबल पे जाके बैठता है, वर्कआउट शुरू करता है, सुबह से लेकर शाम तक वो यही काम करता है, बस उसको इसी में मजा आ रहा है, वैसे ही चल रहा है, वैसे ही तरक्की। क्या आपको लगता है कि वो अप्रेजल पे जाएगा? क्यों?
क्यों अप्रेजल पे क्यों नहीं जा सकता? वो डिलीवर नहीं कर रहे। अच्छा, मैं एक लेमैन की बात करता हूँ। एक बंदा है, वो सुबह ऑफिस जाता है, अटेंडेंस लगाता है, उसको कहा जाता है कि आज आपने ऑर्डर लेके आना है, ये भाई ये 4-5 आइटम्स हैं, इसको मुख्तलिफ शॉप्स पे आपने फिरना है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर रहा हूँ। और वहां से जाके आपने ऑर्डर लेके आना है, वो जाता है एक एरिया पकड़ता है, इधर 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 4-5 दुकानों में जाके बस ऑर्डर ले लिया, आके कहता है मैंने ऑर्डर ले लिया, ये है, सुबह उनको डिलीवर कर दे। ये उसका क्या है? ये उसका कंफर्ट जोन है। एक बंदा सुबह उठता है 4 के बजाय 50 जगहों पे घूमता है, 2 बजे छुट्टी होती है, वो रात 8 बजे तक बैठता है और 50-60 जगहों पे जाके ऑर्डर लेके आता है। क्या फायदा? उसकी अप्रेजल ज्यादा होगी या पहले वाले की ज्यादा होगी? सेकंड वाले की। क्यों? क्योंकि उसने खुद को कंफर्ट जोन से निकल आया। कंफर्ट जोन से निकला है। अब ये चीज उसको कंफर्ट जोन से निकालने पे मजबूर किसने किया? आगे जो आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के लिए। आप क्या कहते हैं? सर वही आगे बढ़ने के लिए वो होगा अप्रेजल। उसको कुछ मिलेगा ना? Yes. मिलेगा क्या? उसको कमीशन मिलेगी, कमीशन मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि मैं अगर कंपनी का ऑनर हूंगा या मैं एचआर डेवलपमेंट पोर्शन में बैठा हूं तो मैं देखूंगा कि ये बंदा काम का है, इसको आगे लाना चाहिए। ठीक है, तो आगे लाने के साथ मुझे क्या होगा? मैं उसको थोड़ा रिवार्ड भी दूंगा। उसका जो कहूंगा कि यार तुम ये एक एरिया कवर करते हो, तुम 2 एरिया कवर करो, और तुम्हें मैं भाई तुम्हारी सैलरी इंक्रीज कर रहा हूं, तुम्हारा कमीशन बढ़ा रहा हूं, तो वो क्या करेगा? वो और कंफर्ट जोन से निकलेगा। फिर मैं देखता हूं कि यार ये 2 एरिया कवर कर रहा है, मैं इसको कहता हूं तुम्हारे अंदर ये 2 बंदे मैं कर देता हूं, मजीद उसको कंफर्ट जोन से निकाल दिया, वो 2 बंदों के पीछे लग जाएगा, ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हेड बना दूंगा। आस्ता 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 क्या होगा? अप्रेजल होगा। तो बेसिकली आपका ये क्या स्ट्रेचेस, पीपल को स्ट्रेच कर देना, उसको भाई निकालो, उसके कंफर्ट जोन से निकालो। ये बेसिकली काम किसका है? आपका एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट। ये आपकी एम्प्लॉय डेवलपमेंट है। एचआर डेवलपमेंट से हम किस पे आगे? एम्प्लॉय की डेवलपमेंट। ठीक है, जॉब असाइनमेंट्स आपकी हो गई। क्लियर है? पर एक छोटा सा एक टॉपिक था एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट का, वो मैंने दोनों से रिलेटेड करके एक्सप्लेन किया। आगे चले जी। आपने ऐसे देखा है? असल में सर लास्ट टाइम इस तरह हुआ था फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, ये दोनों सर 410 से आते हैं। अच्छा, लेट हो जाते हैं तो ये कल बहुत ज़्यादा इन लास्ट टाइम थोड़ा लेट हो गए थे, तो इस वजह से मैं इनकी तरफ देख रहा लेट कौन तो- 4 सदस्य आता है? सर ये नियाज साहब और विशाल साहब मैं ने और विशाल से। तो कल लास्ट टाइम मेरा ख्याल 9 बजे के 9:30 बजे तक ये 400 पहुंच गए थे। तो अगर इन्होंने मैं इसके इनको देखा कि उन्होंने वो दे दिया तो मुझे कोई इशू नहीं है, इसलिए कि मैंने तो इधर ही जाना है। असल में देखिए मेरे लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा घर बहुत करीब है, मैंने गुलबर्ग जाना था, जी। मेरे लिए तो बिल्कुल इजी है। तो ये आप मेरे उसको ना देखें, आज मैं सिर्फ लेट हो गया हूँ, सॉरी फॉर दैट। वो असल में एक आउट ऑफ वे एक वो है, एक नया एक्ट इन्होंने पास किया 7E FBR वालों का वो है, तो थोड़ी सी चेंजेस आई हैं, तो वो डिस्कस कर रहे थे, जो थोड़ा वो उसके ऊपर थोड़ी सी। सर मैं गुजारिश करता हूँ कि इसको देखें कि मिड तक हमारे पास इसके बाद सिर्फ एक क्लास रह जाती है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपके वो कोर्स से कितना है रिलेटेड एक मिनट में आपको एक चीज बताता हूँ, लेकिन मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आपको 2 असल में पता है कि वो मेरी एक प्रॉब्लम है ना, मैं जब टेंशन में आता हूँ ना, ये आपके लिए फॉर द सेक ऑफ आपके लिए, तो मैं क्या करता हूँ, या कोई डिसीजन मेजर डिसीजन लेना हो या मीटिंग हो रही हो, तो मैं ये अपनी टांग हिलाता हूँ इस तरह ना। तो ये बस एक अब जोक है। परसों मेरी एक बंदे के साथ मीटिंग हो रही थी, एक चीज़ के ऊपर हम डिस्कशंस कर रहे थे, बड़ी सीवियर किस्म की हो रही थी। तो इस दौरान उसने वो निकाली, वो लैपटॉप पे चीज़ें देख रहा था, वो जिस टेबल पे बैठे हैं ना, तो मैं नीचे वो अपनी टेंशन में ना वो हिला रहा था, मैडम प्लीज, वो टेंशन में हिला रहा था। वो बंदा पहले उसने क्या किया, इस तरह सर उठाया, उसने क्या किया, पहले इस तरह सर हिलाया, फिर इधर उधर देखा, तो साथ एक और बंदा भी बैठा था ना, उसको कहता टेबल तो नहीं, कहता मैं तो नहीं लगा, कहता ज़लज़ला हो गया है। तो मैंने कहा सॉरी यार, मैं हिला रहा हूँ।
तो ये एक नेचुरल फैक्ट है, ये टिक करना वो करना। सो दैट्स व्हाई बंदा फारग हो या उसकी सोच थिंकिंग एक कंसंट्रेशन मुख्तलिफ एंगल से हो रही हो ना, साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब हो रहे हैं जी, और वो जो है वो अपनी स्ट्रेस कम कर रही है। सर लेकिन सजा मीडिया में होगा, लेकिन शीश शायद डिवेंस का असल आप में मेरे साथ मसला ये है कि ये जो हमारे भाई है न्यू कमर है, सो ही इज आल्सो गोइंग टू वेंगल, यहाँ से भी गोलाबारी हो रही है तो काफी डिस्ट्रैक्शन थी, इसलिए इसको भी जरा सिंबॉलिकली इंडिकेट किया कि प्लीज छोटा सा व्यू रेपिन की अब देखिए, उनके फ्रेंड कब्जे में देखिए लेंगे। मैं आपको एक चीज मैंने कहा ना, साइकोलॉजिकली हर बंदे का अपना एक होता जी। है डिस्टर्बेंस। एक बंदा होता है कंसंट्रेट एक दफा होता है। आपको पता है मैं जब इधर 2 मिनट भी खड़ा होता हूँ तो एक्चुअली मैं रास्ते से आ रहा था और मैं लेट हो गया था, तो मेरे ध्यान में ये था क्लास बैठी होगी तो ये कहीं पता नहीं सर एक्सक्यूज कर रहा, वरना मैं टाइम पे ठीक 4 बजे शुरू करने का। और हमारे इस तरफ प्रॉब्लम ये होती है कि थोड़ा सा बस स्ट्रेस को कम किया गया, ठीक है। मैच्योर बंदों की क्लास है तो मैच्योर थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट्स व्हाई। और देखें मैं आपका जो कोर्स है अब ये इसमें आ नहीं रहा, स्केप करो सर। आ गया है। देखें देखिए ये आपका जो कोर्स है मैंने वो स्टेप बाय स्टेप्स लिखे हैं इंट्रोडक्शन। हमने पहले कवर किया मेकिंग प्रेजेंट व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, 21 तारीख को मैंने डिलीवर कर दिया, ठीक है। फिर हमने सेकंड जो डे वीक था उसमें हमने ये ट्रेंड पढ़ ली, ग्लोबल एचआर बेसिक इस्लामिक फिलॉसफी पढ़ ली, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कंडक्ट जॉब एनालिसिस, जॉब प्लानिंग, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, स्टफिंग, रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज, ये सारे का सारा हमने पढ़ा जो लास्ट टाइम नोबडी लाइक हम काफी स्पीडी गए। अभी हमने सिलेक्शन एंड टेस्टिंग पढ़ लिया। यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये जो एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं अभी हुआ नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ उसका टॉपिक पढ़ा है कि एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है सर, ठीक है। मैंने आपको कहा ना इस टॉपिक में आपकी दोनों चीजें हैं, तो मेरा टारगेट ये था कि आज मैं आपको ये भी कवर करवा दूं, ठीक है। जरूरी नहीं है क्योंकि इसके बाद हमारे पास सिर्फ जो है ना ये एक है प्लस उसके साथ कंपनसेशन, बस आपकी ये 2 मेजर टॉपिक्स हैं और इसके अंदर आपके सिर्फ 3 लेक्चर आते हैं जी। अगर डिटेल वाइज मैं ना जाऊं, क्योंकि मैं काफी डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक्सप्लेन हो जाए। तो अभी आपको मिड टर्म रहता है तो मेरी कोशिश ये है कि आपको कम से कम ये टेक्निक्स हो जाएं, और अगर नहीं भी हो तो अगले उसमें हमने फिर ये दोनों कवर करनी हो, ठीक है। तो अब आप बताएं, अगर आपका माइंड यहाँ पे स्टिल है तो मेरा ख्याल है फिर इसको यहाँ पे रोक देते हैं। स्टिल तो नहीं है डॉक्टर साहब लगा दास को बजमुग सराबे ना पर सिर्फ यो क्लास को बात की मुकफरस को मैनेजेबली और ऑफ को मैनेजेबल नहीं नो लगवा क्लब में कंटिन्यू हो गया बता मिसाल सबसे बता खासा वो खास है मतलब तो अगर मतलब मैनेज की हाँ वो मैनेज की मतलब देखिए मैनेज हो सकता है, मैं आपको सिंपली बताता हूँ, आपको आसानी कर देता हूँ, जी। ठीक है। आप करना लेक्चर खत्म हो गया, स्टॉप कर।